गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं धवल कौशिक। क्रिक वाले का ये एक और स्पेशल एडिशन वीकली चर्चा का। मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं बहुत अच्छा हूँ और काफी अच्छा लगा। इंडिया टीम का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो काफी जल्दी अनाउंस हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा टाइम लगा था और अभी 50 दिन है, तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि काफी पहले अनाउंस हो गया। और काफी मतलब क्या कहते हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे नाम आए हैं और ऐसे ऐसे मतलब हुआ है कि जैसा लग रहा है कि ये जो हमारे सिलेक्टर्स है, हमारी जो मैनेजमेंट है, ये यू टर्न लेने में बड़ा विश्वास रखती है। क्रिटिसिज्म उनको चाहिए। ठीक है, उस पर तो थोड़ी बातें करेंगे। उस पर बात करते हैं। उससे और पहले हाँ, हाँ, पहले मैं आज का अपडेट दे देता हूं कि आज हम लोग का, जैसा पुनीत ने बताया, मेन फोकस टीम सिलेक्शन पे डिस्कशन रहेगा। उसके बाद हम लोग ऑक्शन भी हुआ था इस वीक, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या क्या टीम ने स्ट्रेटेजी अपनाई और क्या क्या प्लेयर्स चर्चा में रहे। और फिर फाइनल हम लोग जो इस वीक में हुए मैचेस, इंडिया अफ्रीका का T20 सीरीज हो या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का एशेज का टेस्ट मैच हो या न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का ऑनगोइंग थर्ड टेस्ट मैच, उस पर थोड़ी चर्चा करके अपना शो को अंत करेंगे। तो ठीक है, चालू करते हैं वर्ल्ड कप का टीम सिलेक्शन। मैं पढ़ देता हूँ टीम। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में हम लोग आगे जाएंगे। उसके साथ साथ संजू, अभिषेक, तिलक, हार्दिक, दुबे और वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, बुमराह, अर्शदीप। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। हर्षित राणा आई थिंक थर्ड पेसर है, उसमें भी मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग को दिक्कत होगी क्योंकि वो टीम के साथ रहे हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, बट वो भी समहाउ आई थिंक, आप जब सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो आप हमेशा एक ऐसा प्लेयर लेना चाहते हैं जो स्पिनर भी हो और अच्छा बैटिंग कर सकता हो लोअर ऑर्डर में, तो वाशिंगटन सुंदर उसमें शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेयर बैटर, स्पेयर विकेट कीपर और हमारे वाइस कप्तान की। तो वाइस कप्तान यूजुअली हम लोग T20 में शुभमन गिल को देखते आए थे पिछले कुछ समय से। इस बार वाइस कप्तानी करेंगे अक्षर पटेल और बैकअप विकेट कीपर जितेश की जगह इस बार होंगे ईशान किशन और रिंकू सिंह भी टीम में आ गए हैं बहुत ही हो हल्ला के बाद। तो ये सबसे बड़ा आई थिंक चौंकाने वाला निर्णय, चौंकाने वाला इन द सेंस कि आपने जो स्ट्रेटेजी 4 महीने से अप्लाई किया उस पर आपने कंप्लीट पूर्ण विराम किया। और शुभमन गिल जुड़े उससे पहले आई थिंक हमारी कॉम्बिनेशन बन चुका था एक ओपनिंग का और वो सब का, तो आपने उसको छेड़ के एक नया ट्राई करने का कोशिश किया और अब आप 4 महीने बाद बैक टू बेसिक पे आ गए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, नंबर 1 क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, नंबर 2 इज इट राइट? बिल्कुल। मैं इट इज अ राइट कॉल, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी जब भी बातें हुई हैं, जब भी चर्चाएं हुई हैं, तो हम हमें जब प्लेइंग 11 सिलेक्ट करना होता है तो हम भारी मन से ये बोलते हैं, क्योंकि शुभमन गिल इज वाइस कैप्टन, तो हमको उनको प्लेइंग 11 में रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो ये जो स्क्वाड हुआ है और शुभमन गिल का नाम उसके अंदर नहीं है, तो अब जो मतलब जो पहले उसके शुभमन गिल के आने के पहले जो हमारा प्लेइंग 11 चल रहा था या जो हमारी टीम चल रही थी, आई थिंक उसी टीम से चलेंगे ये लोग। और उसी टीम पे इन्होंने भरोसा किया है कि भाई, जब जैसे ही वो टीम में आए, शुभमन गिल को उन्होंने टीम में रखा, तो साथ साथ बाकी प्लेयर्स के भी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा। जैसे आप अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, या फिर संजू सैमसन को कभी मौका मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था। और सूर्य कुमार यादव का तो फॉर्म है ही नहीं, लेकिन उसके पहले भी सूर्य कुमार यादव का उतना अच्छा फॉर्म नहीं था, लेकिन टीम इतना अच्छा कर रही थी कि सूर्य कुमार यादव का जो भी है वो उस पर चला जा रहा था। लेकिन शुभमन जब से आए हैं तब से सूर्य कुमार पे और प्रेशर बढ़ गया था। तो इसीलिए मुझे ये डिसीजन तो बहुत ही सही लगा कि आप वापस अपने मतलब जो आपका पहला जो चल रहा था उसके ऊपर गए हैं, आपने शुभमन गिल को नहीं रखा। अनफॉर्चुनेट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इसमें शुभमन की तो कोई गलती है नहीं, कि उनको उनको T20 के लिए कभी कंसिडर किया नहीं गया था, लेकिन इस बार कर रहे थे तो उनको वापस नहीं रखा है। तो शुभमन को थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर इंडियन टीम के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी सही डिसीजन है। खाली मुझे एक डिसीजन समझ में नहीं आया, ईशान किशन ने भी मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए उनको डायरेक्टली वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको ऐड कर लिया। मतलब उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस मैच में। उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट से 500 प्लस रन बनाए। मतलब सिलेक्टर्स उनको अनदेखा नहीं कर पाए। और मैं इसमें गौतम गंभीर का हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसमें मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने जो बात कही थी कि अगर आपको टीम में जगह बनानी है, अगर आपको टीम में कंटिन्यू करना है, तो यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। और ईशान किशन ने वही किया। वो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन कहीं है नहीं, वो किसी भी चर्चा में नहीं थे, वो किसी भी कहीं पे भी नहीं थे कि वो हम उनको टीम में देख पाए। लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में ऐसा परफॉर्मेंस किया, डोमेस्टिक गया, डोमेस्टिक खेला, और डोमेस्टिक में ऐसा परफॉर्मेंस किया कि सिलेक्टर्स ने उनको रिवॉर्ड किया। अब वो प्लेइंग 11 में आते हैं नहीं आते हैं वो बात की बात है, बट आप 15 में आ गए हैं, वही मतलब एक चीज हो गई है कि आप आगे चल के आप इंडियन टीम में
खेल सकेंगे, आप इंडियन टीम का एक हिस्सा है, तो वही बहुत अच्छी बात है उनके लिए। मुझे खाली बुरा लग रहा है जितेश शर्मा के लिए। जितेश शर्मा नो डाउट बहुत अच्छे फिनिशर है, काफी अच्छा, उनको जब भी चांस मिला उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनीथिंग उनको ड्रॉप कर दिया गया, तो वो थोड़ी खराब बात थी। मतलब वो एक जस्टिस नहीं हुआ उनके लिए। लेकिन आप क्या कह सकते हैं, आप 15 खिलाड़ी को खिला सकते हैं, और उसके अंदर ईशान किशन ने मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके लिए जो सिलेक्टर्स हैं उनको अनदेखा नहीं कर पाए। तो ये टीम से तो मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि रिंकू सिंह भी एक फिनिशर है हमारे, और उन्होंने अभी तक कोई, उनको जब जब मौका मिला है उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो उनका भी कोई कुछ बनता नहीं था कि उनको टीम से बाहर रखा जाए। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये देखा जाए तो हमारी जो T20 का सेटअप चल रहा था 2024 वर्ल्ड कप के बाद से जो सेटअप चल रहा था, ये लगभग उसी लाइन पे है ये टीम। सिर्फ एक दो नाम आपको नए दिखेंगे, और उस टाइम टीम बहुत अच्छा कर रही थी, स्पेशली संजू और अभिषेक ओपनिंग कर रहे थे, और इस टीम से हम, अब ये तो कंफर्म है कि संजू और अभिषेक ही ओपनिंग करेंगे, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और होपफुली इस अब जो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा टीम के ऊपर और रिजल्ट के ऊपर, उससे हमारे जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो भी थोड़ा अब पॉजिटिव फील करना शुरू करेंगे। धन्यवाद पुनीत अपनी राय रखने के लिए। मैं भी अपनी राय रख देता हूँ। आई थिंक शुभमन प्रीटी अनफॉर्चुनेट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं, 2024 में भी जस्ट मिस आउट किया था और यहाँ भी मिस आउट कर गए, मगर आई थिंक ही हैज़ एन इंक्रेडिबल ईयर। टेस्ट मैच की कप्तानी बहुत अच्छे से शुरुआत किया उन्होंने, और ओडीआई के भी बन गए। तो आई थिंक 2 फॉर्मेट का कैप्टन के साथ साथ चैलेंज भी था, अगर आप तीनों फॉर्मेट में उनको कप्तान बना देते तो आई थिंक हम लोग तो पहले से ही सहमत थे कि अगर वो T20 खेलते भी हैं तो भी उनको कप्तानी से तो दूर रखना ही चाहिए। तो और दूसरी बात, आई थिंक संजू और अभिषेक वाज वर्किंग वेल। जितेश के लिए मेरे को यही लगता है कि शायद आई थिंक आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो आप बैकअप बैटर रखते हैं या बैकअप विकेट कीपर। तो अब ईशान किशन दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, बैकअप ओपनर भी हैं और बैकअप विकेट कीपर भी हैं। तो मेरे को लगता है इसी वजह से जितेश का शायद स्थान नहीं हुआ और सेलेक्टर्स ने रिंकू को ले लिया। अगर ईशान किशन नहीं होते मिक्स में तो मुझे लगता है कि शायद जितेश ही कंटिन्यू करते, मगर फिर उस समय आपको फिर रिंकू को नहीं लेके आपको जायसवाल या किसी और ओपनर को लेना पड़ता। तो शायद यही थॉट रहा होगा कि ईशान किशन ड्यूअल रोल प्ले कर लेंगे और उसकी वजह से आप मिडिल ऑर्डर में एक और बैटर ले सकते हैं। तो आई थिंक बाकी तो टीम आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सूर्य के फॉर्म पे काफी लोगों ने चर्चा की, मगर मेरा अब भी मानना है कि वो भारत के T20 में आप इतने नजदीक वर्ल्ड कप के आके कप्तान नहीं बदल सकते। और आई थिंक सूर्य के परफॉर्मेंस में एज अ टीम देखो तो टीम हैज डिलीवर्ड, तो वो उनके लिए अच्छा है। अब उनको क्या करना है, अब तो उन्होंने एडमिट भी कर लिया, अभी तक तो एटलीस्ट एडमिट भी नहीं कर रहे थे, मगर अब एडमिट किया है कल की यस लैक ऑफ फॉर्म है उनका, तो दैट इज अ गुड थिंग। न्यूजीलैंड सीरीज में मैं उनको नंबर 3 पे देखना चाहूंगा हर मैच में, जिससे आई थिंक उनको ज्यादा मौका मिले। तो आई होप, मेरा वही एक्सपेक्टेशन रहेगा न्यूजीलैंड सीरीज से कि हम लोग जीतने के साथ साथ सूर्य का फॉर्म भी ले लें, तो आई थिंक हम लोग डेफिनेटली नंबर 1 कंटेंडर रहेंगे इस अपकमिंग वर्ल्ड कप के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू द टीम इंडिया। और गौतम गंभीर की एक और तारीफ मैं करना चाहूँगा कि रोको भी अभी हमको दिख गए हैं ये अपकमिंग डोमेस्टिक इवेंट के लिए। दिल्ली की टीम से कोहली खेलेंगे और पंत कप्तानी करेंगे, और मुंबई की टीम से खेलेंगे रोहित। तो आप चाहे कितना भी ट्रॉल कर लो, मगर जो चीज़ें अच्छी की हैं उन्होंने वो अच्छी की हैं, तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। सो वी आर ग्लैड कि इतने सीनियर खिलाड़ी वापस इस ट्रॉफीज में जाएंगे, तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा, यंग प्लेयर्स को मौका मिलेगा और उनके साथ समय बिताने का। तो काफ़ी प्रशंसनीय ये मूव है और हम लोग काफ़ी तारीफ करना चाहेंगे गौतम गंभीर की इस बात के लिए। ठीक है, एनी अदर पॉइंट्स पुनीत, या फिर हम लोग मूव ऑन करें ऑप्शन के लिए? हम मूव ऑन करते हैं ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। आई थिंक ऑप्शन काफ़ी धुआंधार रहा और काफ़ी सारे पैसे खर्चे गए। सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी एक्सपेक्टेड ही था आई थिंक इस बार तो कि ये कैमरून ग्रीन होने ही वाले हैं, तो नथिंग सरप्राइज देयर। तो मैं पुनीत से पहली प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कैमरून ग्रीन होंगे ये तो आई थिंक गिव अवे था, तो आप सरप्राइज्ड हैं कि या नहीं होने ही वाला था ये? तो एक्चुअली हमारे वीडियो में मैंने तो बोला था कि उनको नहीं मिलना चाहिए इतना पैसा 20 करोड़ के ऊपर। मैं 14-15 का ही सोच रहा था, लेकिन 25.20 करोड़ मिला है। मतलब हाँ, एक हॉट प्रॉपर्टी तो थे उसका। उससे ये पता चलता है कि सारी टीमें इनके तरफ देख रही थी और सब चाहते थे कि ये उनके लिए खेले। तो मैं मतलब सरप्राइज तो नहीं हूँ, लेकिन ये तो प्राइस जो उनको दिया गया है 25 करोड़, ये मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नो डाउट उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और वो ऑलराउंडर है। मतलब दोनों डिपार्टमेंट में वो अपना कमाल दिखा सकते हैं, दिखाएंगे तो ये जो पैसा उनको मिला है वो उसको साबित कर देंगे, उस वैल्यू को साबित कर देंगे। लेकिन अभी देखना है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवर प्राइस है। अगर 20 करोड़ के अंदर रहते तो सही रहता। अब देखते हैं आईपीएल में क्या करते हैं क्या नहीं।
कुछ और मैं ओवरसीज प्लेयर पे ही पहले बात कर रहा हूँ जो काफी एक्सपेंसिव दिखे हैं। आई थिंक मथीसा पथिराना 18 करोड़ अगेन कलकत्ता ने पिक किया है। अगेन मेरे लिए तो थोड़े ओवर प्राइस्ड है, 12-13 करोड़ में सीएसके ने जब उन्होंने ड्रॉप किया मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 5 या 6 करोड़ में जाएंगे। तो अगेन मथीसा पथिराना 18 करोड़ में गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान 9.2 करोड़ में गए हैं। आई थिंक वो बांग्लादेश के लिए एक रिकॉर्ड हो गया है। और इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन जो पहले 2 राउंड में तो शायद अनसोल्ड थे, उनको फॉर सम रीजंस एसआरएच ने फिर से इंटरेस्ट दिखाया और 13 करोड़ में लिया है। तो लियाम लिविंगस्टन मेरे लिए ज्यादा बड़ा सरप्राइज है कि एक समय आपका इंटरेस्ट भी नहीं था और आप 13 करोड़ में लेके आए हैं। और जॉश इंग्लिश जो सिर्फ 4 या 5 ही मैच खेलने वाला है, उनको भी लिए भी एलएसजी ने 8.6 करोड़ स्पेंड किए हैं। तो ये कुछ अदर ओवरसीज नाम है जो काफी सुर्खियों में रहे। इसके अलावा बेन डकेट इस बार इंग्लैंड के फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुए हैं, डीसी के लिए खेलेंगे। पाथुम निशंक का भी आई थिंक सेलेक्टेड है। तो काफी सारे क्रिकेटर्स हैं जो लोग काफी सालों से ट्राई कर रहे थे, वो लोग का इस बार लग गया है। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। आप कोई ओवरसीज में नाम जो आपको लग रहा है कि आप सरप्राइज हुए हो, या कोई ऐसा नाम जो नहीं बिका उससे आप सरप्राइज हुए? नहीं, सरप्राइज तो नहीं, मुझे बेन डकेट के लिए काफी अच्छा लगा क्योंकि जो इंग्लैंड का जो बेसबॉल खेलने का जो स्टाइल है और जो भी है मतलब, तो वो उसकी शुरुआत जो है वो बेन डकेट ही करते हैं। जब बेन डकेट जैसा खेलते हैं उसके हिसाब से उनका आगे का इनिंग्स चलता है। तो बेन डकेट इज द मेन पिलर और मेन, अगर आप कह सकें, मेन स्टे ऑफ बेसबॉल। और उनका खेलने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे प्लेयर है। तो अच्छा, मुझे उनके लिए अच्छा लग रहा है कि उनको आईपीएल में अब मौका मिल चुका है। तो अब हम उनको आईपीएल जर्सी में देखेंगे और देखेंगे कि वो कैसा करते हैं लीग्स में। अब कुछ अनकैप की तरफ आ जाता हूं मैं। आई थिंक अनकैप ने तो काफी चौंका दिया। मैं 2-3 नाम लेना चाहूंगा। प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, दोनों 14.2 करोड़ इंडिविजुअली गए हैं सीएसके के लिए। और उसके अलावा आई थिंक एक जम्मू कश्मीर से भी गए हैं, आकिब नाबी डार करके, वो डीसी में गए हैं, वो भी 8.2 करोड़ से। और उसके अलावा भी बहुत सारे आई थिंक अनकैप्ड हैं जो काफी सारे पैसों में गए हैं अलग अलग टीमों में। तो आपका इस पे क्या कहना है, स्पेशली सीएसके की जो ये नई स्ट्रेटेजी हो गई है कि ओल्ड इज नॉट गोल्ड, आई थिंक न्यू इज नाउ द न्यू गोल्ड फॉर देम। तो कैसा देखेंगे आप? जब तक धोनी चल रहे थे टीम में तब तक ओल्ड इज गोल्ड था। अब धोनी रिटायर होने की कगार पे हैं, तो अब वो लोग नए चेहरे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो तो खैर अलग बात है। बट ये अच्छी बात है कि हमारे मतलब जो डोमेस्टिक प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, उन प्लेयर्स को चलो हम तो नेशनल टीम में 15 का सिलेक्शन कर सकते हैं और 11 लोग को ही खिलाते हैं। लेकिन आईपीएल के आने से ये अच्छा हुआ है कि आपको टैलेंट हर जगह से मिलेगा और ज्यादा आप टैलेंट देख सकते हो और आप अपना जो टैलेंट है वो आप ऑन द वर्ल्ड स्टेज आप प्रूव कर सकते हो। तो प्रशांत वीर और दूसरा कार्तिक शर्मा और आकिब नाइब, ये तीनों का परफॉर्मेंस, उन्होंने डोमेस्टिक में क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता है। पर लेकिन जो हमारे जो आईपीएल की जो टीम्स हैं, फ्रेंचाइजी है, उनके जो स्काउट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन लोग पे। काफी अंदर तक वो लोग गए हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च किया उन्होंने, जिसकी वजह से ये टैलेंट हमें दिख रहा है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तभी इन लोग को इतने पैसे मिल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए भी एक लिमिट होना चाहिए। क्योंकि चलो भाई, इस साल तो आपने उनको 14 करोड़ दे दिए, अगर गलती से अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई इतना बड़ा स्टेज है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने आप खेलोगे, अगर आप प्रेशर में, इंसान कभी कभी नहीं डिलीवर कर पाता है। अगर वो ना करना, अगर इस बार वो डिलीवर नहीं कर पाए, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हुआ, तो आप तो वो वापस वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा उनको। तो उनके तो जो कॉन्फिडेंस है या जो भी है उसकी पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी, पूरा वो मनोबल टूट जाएगा। और अभी उनका शुरुआत है, अभी तो उनका करियर का शुरुआत है, अभी तो मतलब उनको बहुत कुछ देखना है। तो इतना पैसा देना, नो डाउट उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर वो है, इसके लिए उनको मिला है, लेकिन उसके अंदर एक लिमिट लगा दिया जाए कि भाई जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं उनको 5 करोड़ या 10 करोड़ इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो क्या है कि तो फिर हमारे पास जो टैलेंट है वो हम बच के रहेगा। नहीं तो हमने देखा है पृथ्वी शॉ के साथ क्या हुआ है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे काफी सारे प्लेयर्स हैं। तो इस चीज पे एक बार फ्रेंचाइजी आईपीएल कमेटी अगर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। बाकी तो उन लोग के लिए काफी अच्छी न्यूज है। आई थिंक आई एम ग्लैड तुमने ये पॉइंट टच किया। मैं ये पॉइंट करने ही जा रहा था कि जैसे आपने ओवरसीज में टच किया है कि अगर आप मेगा ऑक्शन में नहीं आते हैं तो आपका लास्ट ईयर का जो भी रिटेंशन, हाईएस्ट रिटेंशन अमाउंट है 18 करोड़, वो ही मिलेगा। तो कैमरून ग्रीन को भले ही 25 करोड़ 20 लाख में लिया गया है, मगर उनके बैंक में 18 करोड़ ही जाएंगे, बाकी 7 करोड़ 20 लाख बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जाएगा। तो सिमिलर आई थिंक स्कीम या सिमिलर सेट ऑफ थिंग्स यहाँ भी हो सकता था, तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि आपने राइटली बोला है कि इस साल तो आपको वाहवाही मिल गई। एक मेरे दिमाग में एक और नाम आता है, चेतन सकरिया। 3-4 साल पहले बहुत बड़ी बिड लगी थी
और काफी टीमें उन पे लिए पीछे पड़ी थी और आज देखिए वो बेचारे अनसोल्ड गए। तो जयदेव उनटकट को देख लीजिए। एग्जैक्टली जयदेव उनटकट ने भी इतना परफॉर्म किया है, मगर डोमेस्टिक के तो लेजेंड गिने जाते हैं, मगर हैजंट नेल्ड दी आईपीएल एंड दी इंडियन टीम जितने भी मौके मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही जरूरी है प्लेयर्स प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से भी। तो आई थिंक क्योंकि अभी स्काउट्स और डेटा एनालिटिक्स के जमाने में अभी अनकैप प्लेयर्स की टैलेंट अगर है तो वो छुपेगा नहीं किसी से। पहले तो आपको इतना आइडिया नहीं लगता था, मगर अब एआई के जमाने में आपको वो दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो यही चाहेंगे कि इस पे कुछ ना कुछ बीसीसीआई का मॉनिटरिंग होना चाहिए, जस्ट टू एंश्योर कि प्लेयर ब्रेकअवे ना हो जाए। तो ये तो रही है ऑप्शन की बात। आई थिंक उसके अलावा ऑप्शन की टीमें अपने हिसाब से सेटल्ड हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस मिनी ऑप्शन। और जब ये आईपीएल नजदीक आएगा हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर आई थिंक अभी तो हमारा पूरा ध्यान मैन इन ब्लू पर है और इंटरनेशनल एक्शंस पे है, तो हम लोग डिटेल टीम एनालिसिस पे अभी नहीं गए हैं, मगर आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो मूव ऑन करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ। मैं ब्रीफली एशेज पे आ जाता हूँ। एडिलेड 80 रन से आज ऑस्ट्रेलिया ने 80 ऑड रन से ऑस्ट्रेलिया ने आज जीत हासिल की और 3-0 की अजय बढ़त ले ली है। संक्षिप्त में आर यू सरप्राइज्ड या आपको लग रहा है कि ये तो होना ही था? मैंने तो पिछली बार ही बोला था ये 5-0 जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया तो 4-0 हो जाएगा, एक आध मैच ड्रॉ हो गया, बाकी कोई सरप्राइज नहीं है इधर। हाँ लेकिन ये जो हार है ये देखा जाए तो पिछली 2 हार से थोड़ा मैं आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई इधर थोड़ी फाइट दी इंग्लैंड ने। आपने फाइट दी आपने, मतलब पहले इनिंग्स में बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की जो 106 रन की पार्टनरशिप थी उसने काफी मदद की इंग्लैंड को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप चेस नहीं कर पाए। तो ये तो मतलब ये आज इस बार का जो भी हार है ये मैककलम और बेन स्टोक्स के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो कहने के लिए तो कहते हैं कि भाई जब 500 रन की टारगेट मिलेगा तो भी हम चेस करने के लिए जाएंगे उनको। भाई आपको 1.5 दिन मिले थे, 1.5 दिन से ज्यादा था आपके पास, और आपके पास 400 का टारगेट था। अगर जिस हिसाब से आप खेलते हो 4 के रन रेट से या 4.5 के रन रेट से, दिक्कत ही नहीं हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके पास इनफ टाइम था, आप 4 के 3 के रन रेट से भी खेलते तो आराम से जीत जाते। लेकिन वही है कि बातें बड़ी करनी है और काम कुछ नहीं करना। तो मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं था, मुझे तो पता है कि भाई 3-0 के अगला मैच कहीं पे भी होगा वो फिर 4-0 होगा और फिर 5-0 होगा, ज्यादा से ज्यादा ये मैच ड्रॉ कर पाएंगे। और बाकी एशेज तो रिटेन कर ही लिया और एशेज रिटेन कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैच खेले हैं इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में, 6 के 6 जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया को फिलहाल 2027 का फाइनल खेलने से डब्ल्यूटीसी का मुझे नहीं लगता कोई रोक पा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया सीम सर्टेन। इंग्लैंड के लिए स्टोक्स ने कमिटमेंट फिर से अपना जाहिर किया है, तो जनरली ऐसे बड़े हार के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कुछ लोग गिव अप करना चाहे या ऐसा कुछ करना चाहे, बट स्टोक्स ने मना कर दिया है। तो फॉर नाउ तो आई थिंक ही विल कंटिन्यू। ठीक है, मूविंग ऑन। और हम लोग चलते हैं एडिलेड से बाजू में विच इज न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ही वन साइडेड पिच रही है, बैटिंग के लिए काफी अच्छी रही है। न्यूजीलैंड ने 575 बनाए टॉस जीत के और वेस्ट इंडीज ने 420 बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवॉय ने 227 और लथम ने 137 बनाए। उसके बाद सेकंड इनिंग में अगेन न्यूजीलैंड ने 306 बनाए, फिर से दोनों ओपनर की शतक हुई और अभी आई थिंक 462 का टारगेट है। वेस्ट इंडीज के 43 पे 0 है, कल लास्ट डे है। तो वेस्ट इंडीज अगर रिस्पेक्टेबली खेलता है तो शायद ड्रॉ कर जाएगा। तो काफी इंप्रूव परफॉर्मेंस रहेगा। मैं तो बोलूंगा इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज से शायद कुछ सीखना चाहिए कि न्यूजीलैंड में जाके अगर वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट ड्रॉ कर लेता है अपने दम पर तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। हाउ डू यू सी दैट? फिर भी देखो ना, और न्यूजीलैंड को एक भी बार ये लोग ऑल आउट नहीं कर पाए, दोनों बार डिक्लेयर ही किया, दोनों बार डिक्लेयर किया और वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई 420 पे। ठीक है, पिच जैसी भी है ये लोग थोड़ा एक एफर्ट दे रहे हैं, फाइट दे रहे हैं। सेकंड टेस्ट मैच के अगर कंपेयर किया जाए तो उसके हिसाब से तो काफी अच्छा स्कोर है। और कल उनको 419 रन चाहिए। क्या पता किसी प्लेयर का कोई दिन हो, अच्छा दिन हो, 2 प्लेयर अगर टिक जाए और काफी अच्छे से बैटिंग करे तो आज के टाइम पे ये चेस भी हो सकता है, यू नेवर नो। पिच काफी अच्छी है। हाँ, पिच काफी अच्छी है और क्रिकेट जो है काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गया और 419 एक दिन में चेस करना आज के 2025 में इज नॉट अ बिग डील। तो कुछ भी हो सकता है, तो हमारी नजरें बनी रहेंगी। और एक और सीरीज जो आई थिंक मैंने एंड के लिए रखी थी वो थी इंडिया अफ्रीका। तीसरा मैच आई थिंक धर्मशाला में हमने बहुत कन्विंसिंगली जीत लिया था, जो आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके बाद हम लखनऊ गए जहाँ कोई खेल नहीं हुआ, सिर्फ फॉग हुआ। वो ऐड आती है ना, क्या चल रहा है, सिर्फ फॉग है, तो वो वाली बात रही और फॉग की वजह से अबेंडन हो गया। मुझे तो याद नहीं है कोई मैच। और उसके बाद अहमदाबाद आए और अहमदाबाद में वही ओपनिंग प्लेयर मिला हमें जो शायद अब वर्ल्ड कप में मिलेगा, संजू और अभिषेक गिल
अनफॉर्चुनेटली हैड अ निगल, ऐसा संजू सूर्या ने बोला। अब मेरे को तो उस पर भी थोड़ा सा संदेह है कि निगल था या उन लोगों ने मन बना ही लिया था कि अब ये हमारा पेयर है, तो यू नेवर नो। बट इंडिया ने काफी कमांडिंग परफॉर्मेंस किया, 230 बनाए। हार्दिक पांड्या की इनिंग मुझे याद रहेगी, एक समय आई थिंक 8 बॉल में 32 रन थे उनके, तो ही केम विद अ बीस्ट एटीट्यूड। 16 बॉल में 50 बनाए उन्होंने, 16 में 50 किया, मगर एक समय आई थिंक जब वो खेल रहे थे तब 7 या 8 बॉल में उनके 30 प्लस हो गया था, तो उस समय तो चांसेस था कि युवराज का 12 बॉल वाला रिकॉर्ड शायद बराबरी कर शायद टूट गया। तो काफी डिस्ट्रक्टिव इनिंग रही, और अफ्रीका ने भी एक वेलिएंट चेस किया मगर 200 पे ही सिमट गया। तो अच्छा रहा, मेरे को ये देखकर अच्छा लगा कि टॉस पे डिपेंडेंट नहीं है मैचेस इंडिया में, T20 एटलीस्ट। तो वर्ल्ड कप के लिए अच्छा है कि अगर आप अच्छे फर्स्ट इनिंग में रन्स बनाओगे, अबोव पार स्कोर बनाओगे, तो आप डिफेंड कर सकते हैं। तो हाउ डू यू सी इंडिया की T20 टीम? ऑफ कोर्स हमने बात तो कर ही ली है सिलेक्शन पे, बट ये सीरीज कैसी रही आपके हिसाब से? वरुण चक्रवर्ती ने भी 4 विकेट लिए, और वरुण चक्रवर्ती के हिसाब से तो काफी अच्छी रही। अब यही है कि नंबर 1 स्पिनर। यस, ही इज आवर नंबर 1 स्पिनर, क्योंकि जैसे आप तो अक्षर पटेल वाइस कैप्टन बन गए, तो अब तो अब जैसे हम पहले शुभमन के लिए बोलते थे, अब अक्षर के लिए बोलेंगे भाई ही इज इन द प्लेइंग 11, तो वो तो मतलब वो आप रेस्ट लेने जाएंगे नहीं वो, स्पेशली वर्ल्ड कप में, तो वो तो रहेंगे ही। तो स्पिनर के हिसाब से वरुण है हमारे नंबर 1 स्पिनर, उसमें कोई डाउट ही नहीं। और उनके मेरा एक ही चीज रहेगा कि आई थिंक हार्दिक ने ये दिखा दिया कि वो कितना अच्छा खेल सकते हैं। तो बस ये अक्षर वाला एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है 3-4 नंबर पे उनको भेजने वाला, मैं चाहूंगा कि वो भी बंद हो जाए, क्योंकि आई थिंक अक्षर विद ऑल रिस्पेक्ट इज आवर नंबर 7 प्लेयर, ही शुड नॉट बी इन द टॉप 5। हाँ, वैसा अगर कोई सिचुएशन आ जाता है कि भाई आपके 3 विकेट फटाफट गिर गए, 2 विकेट फटाफट गिर गए, तब आप अक्षर को भेज सकते हो। नहीं तो अगर नॉर्मली अच्छा सही चल रहा है गेम, तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, जैसे उन्होंने पहले 3 मैच में किए। और हम भले जीते 3 में से 2 हम जीते, लेकिन वो कन्विंस, वो हमको ठीक है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था टीम पे। लेकिन जिस हिसाब से 5वां मैच जीते, तो वो देख के, क्योंकि एक तो पहले 235 रन बनाए इतनी अच्छी पिच पे, और उसके बाद आपने 200 में समेट लिया, और आपके हर एक प्लेयर ने अच्छा स्कोर किया पॉइंट के हिसाब से। तो मतलब वो काफी कन्विंसिंग विन था, और वो जीत देख के हमको अब लग रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप में अब जाने लायक हो गए और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसके पहले न्यूजीलैंड के साथ है, तो जो हमने जो ये प्लेइंग 11 बनाया या फिर स्क्वाड 15 का बनाया, तो एक बार टेस्ट भी हो जाएगा कि ये डिसीजन जो लिया है सिलेक्टर्स ने वो सही राह पे है कि गलत है। बिल्कुल, आप ईशान किशन को भी आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप में ले जाकर डेब्यू कराओ, मतलब डेब्यू इन द सेंस खिलाओ। इससे अच्छा है कि आप न्यूजीलैंड सीरीज में मे बी 2 मैच उनको दे सकते हो और बोल सकते हो कि चलो आप 2 मैच खेलेंगे और आप भी गेम टाइम ले लीजिए। तो एक अच्छा मौका है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा प्रोएक्टिव सेलेक्टर्स रहे हैं। तो इसी के साथ आई थिंक हमारी सारी चर्चाएं हो गई हैं। इसी वीक से हमारी भारत की लड़कियां फिर से एक्शन में है। आई थिंक 6:15 का टाइम हुआ है, 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा, इंडिया वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स 5 T20I। तो हरमनप्रीत और स्मृति की ये भारतीय टीम पे अब निगाहें बनी रहेंगी। 6 महीने में इनका भी वर्ल्ड कप है। तो ऑल द बेस्ट टू आवर वुमेन इन ब्लू, वी आर विद यू एज ऑलवेज। तो ऑन दैट नोट, आपके लिए कोई क्लोजिंग रिमार्क, एनीथिंग वी मिस्ड आउट? मिस आउट तो हो गए होंगे, अब मुझे याद नहीं, बट लेकिन ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार ब्लू जर्सी में दिखाई देगी आज इंडियन वुमेन्स टीम। तो काफी एक्साइटेड है उनको देखने के लिए, देखते हैं कितना मजा आता है। और काफी अच्छे वेन्यूज चुने हैं बीसीसीआई ने। आई थिंक वेन्यूज पे हमने बात नहीं की, मगर लखनऊ में विंटर में मैच कराना श्योरली वाज अ गैम्बल। धर्मशाला भी हम बच गए, पहाड़ में आई थिंक नाइट टाइम वाज नॉट आइडियल। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि बीसीसीआई कैन डू लिटिल बेटर। अब इंडिया का अगर आप ज्योग्राफी देखें तो साउथ में आप करवा सकते हो विंटर के टाइम पे, वहां पे कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। बारिश में आप वहां ले जाओ, नॉर्थ में ले जाओ, लेकिन क्या करें, कुछ चीजें तो नहीं बच गई। बट आई थिंक इसी से याद आता है, आई थिंक हमने फॉग की वजह से T20I कैंसिल देखा, तो आज का ट्रिविया हम इसी पे पूछ लेते हैं। इससे पहले भी बहुत रेयर हुआ है, मगर एक मैच है जो पिछले 30 सालों में एक बार ऐसे ही कैंसिल या अबेंडन हुआ था। तो आप देख के हमें बताइए कौन सा वो मैच था। हिंट दे देता हूँ, सब कॉन्टिनेंट में ही था, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। और लास्ट टाइम का ट्रिविया का तो आंसर दे दीजिए। यस, लास्ट टाइम का ट्रिविया क्या था? यही मिनी ऑक्शन में हाईएस्ट किसको मिला है, मिनी ऑक्शन में, नॉट मेगा ऑक्शन। मेरे हिसाब से इसका आंसर शायद मिचेल स्टार्क ही है। मिचेल स्टार्क ने आई थिंक 24 करोड़ का बिड लिया था। मिचेल स्टार्क आई थिंक वो वही वाला सीजन है जिसमें मिचेल स्टार्क और कमिंस दोनों सेलेक्ट हुए थे। पहले कमिंस का रिकॉर्ड बना था। कमिंस आई थिंक 20 करोड़ में हुए थे, और उसके तुरंत आई थिंक आधे घंटे या 15 मिनट बाद ही मिचेल स्टार्क ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो मेरा जवाब मिचेल स्टार्क था, और अभी ऑफ कोर्स कैमरून ग्रीन के पास वो रिकॉर्ड है।
ठीक। तो चलिए, काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा आज का, और साल का जैसे जैसे अंत हो रहा है, ऐसे ऐसे 26 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि आप सबका 26 काफी अच्छा जाए। हम सबके साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीक। बाय, थैंक यू।